नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2020 और मैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं और मेरा नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम। तो आइए दोस्तों, देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम आप क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखें बढ़िया ध्यान से, ये आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, लैंसेट के अनुसार भारत की आबादी कब तक विश्व में सबसे ज़्यादा 1.61 बिलियन हो जाएगी। ये दोस्तों लैंसेट एक मेडिसिन की मैगजीन है और ये इसका प्रकाशन जो होता है वो यूनाइटेड किंगडम से होता है। यूनाइटेड किंगडम से इसका प्रकाशन होता है और ये मेडिसिन की मैगजीन है, मेडिसिन जर्नल है। ये जो भी शोध वगैरह होता है इस मैगजीन में प्रकाशित किया जाता है। तो लैंसेट ने एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन किया है, जो वर्तमान ग्रोथ रेट है इंडिया का, उसके आधार पर इसने एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन किया है और ये अनुमान लगाया है कि भारत की आबादी जो है 2047 ईस्वी में इसकी आबादी जो है 1.61 बिलियन हो जाएगी। 1.61 बिलियन हो जाएगी। और इसने साथ ही ये भी अनुमान लगाया है कि इसके बाद इसकी आबादी में जो है डिक्रीजिंग होगा और ये 21वीं ईस्वी में इसकी आबादी जो है 1.03 बिलियन हो जाएगी। इसके अनुसार 2047 जो है वो पीक ईयर होगा जब भारत की आबादी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कब तक आबादी हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2047 ईस्वी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोनेरू हम्पी तथा द्रोणावली हरिका का संबंध किस खेल से है। ये काफ़ी चर्चित नाम है दोस्तों। हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए शतरंज है, बी है हॉकी, सी है बास्केटबॉल, डी है क्रिकेट। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोनेरू हम्पी और द्रोणावली हैं, ये भारत की महत्वपूर्ण जो है शतरंज की खिलाड़ी हैं। और कोनेरू हम्पी जो है वह तो वर्ल्ड की सेकंड जो है, वर्ल्ड की सेकंड जो है खिलाड़ी हैं। इनका विश्व रैंकिंग में चेस में सेकंड स्थान है किनका, कोनेरू हम्पी का। और ये हाल में चर्चा में इसलिए है कि कोनेरू हम्पी तथा हरिका दोनों ने क्या किया है कि एक टाइटल होता है जिसे बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स लेग। इन दोनों ने ही ग्रैंड प्रिक्स लेग को क्वालिफाई कर लिया है। दोनों जो है इसको क्वालिफाई कर गई हैं, इसलिए जो है अभी ये चर्चा में है। तो हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि किस खेल से संबंधित है। तो दोनों का संबंध किससे है, शतरंज से है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गूगल भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज में के किस यूनिट में निवेश करने की घोषणा की है। गूगल भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के किस यूनिट में निवेश करने की घोषणा की है। हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए जियो प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी जियोमीट, ऑप्शन सी रिलायंस पेट्रोलियम, ऑप्शन डी रिलायंस स्पेक्ट्रम। तो आइए दोस्तों, इसको हम देखते हैं। तो रिलायंस जो है, रिलायंस की एक यूनिट है जिसे हम लोग बोलते हैं जियो प्लेटफॉर्म। जियो प्लेटफॉर्म का 7.7% जो हिस्सेदारी है वो गूगल ने खरीद ली है। ठीक है दोस्तों। और जो जियो प्लेटफॉर्म है इसका, अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले जियो प्लेटफॉर्म ने
जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल ने भी अपना निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पहले आपको पता होगा कि फेसबुक ने भी किया था। इससे पहले सऊदी अरेबिया की कंपनी भी इसमें इन्वेस्ट किया। तो जियो प्लेटफॉर्म में विश्व की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में मानी जाती हैं, वो सारी की सारी जो है अपना निवेश कर रही हैं। और जियो प्लेटफॉर्म का जो स्थापना किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में सस्ती दर पर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। सस्ती दर पर मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल सेवा को उपलब्ध कराया जाए। और इसी जियो प्लेटफॉर्म में जो गूगल ने जो है 7.7% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। और ये हिस्सेदारी जो है, जो खरीदी है गूगल ने, वो करीब करीब 33,000 करोड़ से ज़्यादा की है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इसमें किसमें निवेश किया है? जियो प्लेटफॉर्म में। जियो प्लेटफॉर्म में गूगल ने अपना निवेश करने की घोषणा की है। और ये जो है कुल जो जियो प्लेटफॉर्म की कुल जो एसेट्स है उसका 7.7% हिस्सेदारी गूगल ने खरीद ली है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों क्या होगा, उससे पहले हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी न्यू दिल्ली, सी बंगलोर, डी कोलकाता। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में। ये है दोस्तों भारत का मानचित्र। इसको समझने के लिए पूरा नहीं बनाया गया, चूँकि पूरा बनाने की आवश्यकता यहाँ नहीं थी। देखिए यहाँ पर ये गोदावरी का है ये डेल्टा, और ये कृष्णा का है। और ये गोदावरी डेल्टा के थोड़ा सा ऊपर से अगर हम यहाँ से इसे जाते हैं तो यहाँ पर हमारा पड़ जाता है हैदराबाद। यहाँ पर क्या है? हैदराबाद। और इसी हैदराबाद में जो है इसका मुख्यालय है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कहाँ पर? ये हमारा हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। अब ये हैदराबाद में ये जो चर्चा में क्यों था, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था कि एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। और ये स्वच्छता पखवाड़ा जो था 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक मनाया गया है, इसलिए चर्चा में था। और ये पखवाड़ा जो है इसी के द्वारा मनाया गया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। और इसका मुख्य काम क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम जो है 3 है। 3 मुख्य काम है। एक तो है सुनामी के बारे में भविष्यवाणी करना, पहला। दूसरा ये है कि जो ओशनिक वेदर कंडीशन है उसके बारे में फोरकास्ट करना। और तीसरा इसका ये है कि जो पोटेंशियल ऑफ फिशिंग है ओशन में, पोटेंशियल ऑफ फिशिंग के बारे में अनुमान लगाना और इसको सूचना देना। तो ये 3 मुख्य काम है इस संस्थान का। सुनामी के बारे में सूचना देना, उसकी भविष्यवाणी करना, अगर आए तो उसके पूर्व चेतावनी जारी करना। इसके अलावा दूसरा जो है वो है ओशनिक जो वेदर कंडीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। और तीसरा है पोटेंशियल ऑफ फिशिंग के बारे में। तो ये 3 मुख्य काम है इस संस्थान का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। अब आइए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 13 जुलाई, ऑप्शन बी है 14 जुलाई, ऑप्शन सी है 15 जुलाई, ऑप्शन डी है 16 जुलाई। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ये विश्व युवा कौशल दिवस है क्या।
विश्व युवा कौशल दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, जो विश्व कौशल दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में कौशल विकास ताकि जो युवा हैं वो रोजगार करने में सक्षम हो सके और राष्ट्र की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सके। भारत में जो 15 जुलाई है उसको मनाया जाता है स्किल इंडिया शुभारंभ का जो किया गया था उसका ये वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस स्किल इंडिया के शुभारंभ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 15 जुलाई। ये हमारा होता है विश्व युवा कौशल दिवस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी मुद्रा जिसका अंकित मूल्य एवं अवास्तविक मूल्य दोनों बराबर हो उसे क्या कहते हैं? जिसका अंकित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य दोनों बराबर हो उस प्रकार के मुद्रा को क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लेते हैं कि ये सिक्का है, कॉइन है, इस कॉइन में जो मटेरियल यूज किया गया है, जो मटेरियल का कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट लगा है वही कॉस्ट जो है इसका मूल्य भी है, वही इसका वैल्यू भी है। तो इस प्रकार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा को क्या कहेंगे, आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहला है टोकन मनी, दूसरा है स्टैंडर्ड मनी, तीसरा है डियर मनी और चौथा है चिप मनी। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मनी। ऐसी मुद्रा जिसका कि अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य दोनों बराबर हो उस प्रकार की मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मनी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आइए हम आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है ऐसी मुद्रा जिसका कि अंकित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य दोनों असमान हो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि ये जो कॉइन बनाया गया है और इस कॉइन में जो कॉस्ट आया है, वो इसका वैल्यू नहीं होगा, एक किसका अलग से वैल्यू तय किया जाएगा, और ये वैल्यू जो है, जो इसमें लागत होती है प्रायः उससे अधिक होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? प्रायः इससे अधिक होती है। तो इस प्रकार की मुद्रा को क्या कहते हैं? विश्व में जितने भी देशों की कॉइन जो सिक्के चलते हैं, हमारे यहाँ भी जो कॉइन जारी किया जाता है वो सारे के सारे जो है इसी श्रेणी में आते हैं, सारी की सारी जो इसी श्रेणी में है। तो ऐसी मुद्रा को क्या कहेंगे? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। हमारे सामने ऑप्शन है ए टोकन मनी, बी है स्टैंडर्ड मनी, सी है डियर मनी और डी है चिप मनी। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम बोलते हैं टोकन मनी। इस प्रकार का मुद्रा का जो बनाने में जो लागत है और इसका जो मूल्य तय किया जाता है दोनों अलग अलग होता है। प्रायः इसकी लागत, इसका मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार की मुद्रा को हम बोलते हैं टोकन मनी। आइए दोस्तों, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऐसा कर जो सभी प्रकार के आय के लिए एक समान हो उस टैक्स को क्या कहते हैं? ऐसा कर जो सभी प्रकार के, यानी ऐसा टैक्स जो सभी प्रकार के आय के लिए एक समान हो उस टैक्स को क्या कहते हैं? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा टैक्स स्लैब है कि 5 लाख से जो ऊपर वाले हैं
उनको जो है 10% टैक्स देना है। इसी प्रकार से ये भी है कि अब 5 से 10 लाख तक वाले जो हैं वो 20% टैक्स देंगे। 10 लाख से 20 लाख वाले जो है, सॉरी यहाँ क्या होगा कि 10% देंगे। ये भी कितना देंगे? 10% देंगे। 20 से 30 लाख वाले भी जो ये भी 30% देंगे। मतलब कि आय में वृद्धि होती है लेकिन टैक्स जो है वो समान रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तो 10% तो 10% रहता है। तो इस प्रकार के टैक्स को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के टैक्स को प्रोपोर्शनल टैक्स कहा जाता है। इस प्रकार के टैक्स को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें सभी प्रकार के आय पर एक ही समान टैक्स लगाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा कर जो आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है उस टैक्स को क्या कहते हैं? जो आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है टैक्स, उस प्रकार के टैक्स को क्या कहते हैं? मान लेते हैं कि सेम उसी प्रकार से कि आय में वृद्धि हो रही है। 5 लाख तक का अगर है, 5 लाख तक अगर 10% है तो 5 से 10 लाख तक के बीच का जो है वो कितना हो जाएगा? 20%। इसी प्रकार से 10 लाख से 15 लाख तक का क्या हो जाएगा? 30% टैक्स लिया जा रहा है। मान लेते हैं कि 15 से लेकर के और 30 लाख तक का है, उस पर लेते हैं 40% टैक्स। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है वैसे टैक्स में वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के टैक्स को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के टैक्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको ध्यान रखेंगे। आय में वृद्धि के साथ जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, आप इस हल्के में नहीं लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा कर जो आय में वृद्धि के साथ प्रारंभ में घटता जाता है परंतु एक सीमा के बाद, सॉरी दोस्तों, ऐसा कर, क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। ऐसा कर जो आय में वृद्धि के साथ प्रारंभ में बढ़ता जाता है परंतु एक सीमा के बाद घटने लगता है, उस टैक्स को क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर 5 लाख तक प्रारंभ में क्या है? 10% टैक्स लेता है, सरकार लेती है। 5 से 10 लाख तक जो है उस समय सरकार जो है 20% टैक्स लेती है। इसी प्रकार 10 से 15% तक जो है 15 लाख के बीच जो है सरकार अगर 30% टैक्स लेती है, और 15 से मान लेते हैं 20 लाख के बीच जो है सरकार जो है क्या लेती है? वो 40% टैक्स लेती है। उसके बाद क्या करती है सरकार की 30% के 20 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच टैक्स को कम कर देती है और वो हो जाता है, मान लेते हैं कि 30%। तो इस प्रकार के टैक्स को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के टैक्स को हम कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं? डिग्रेसिव टैक्स। ये भारत में जो टैक्स लगता है वो इसी प्रकार का टैक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। इंडिया में कौन सा टैक्स लगता है? इसी प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे आप। इंडिया में इंडियन जो टैक्स है, इंडियन टैक्स, वो इसी प्रकार का होता है। जैसे हमने देखा होगा कि शुरुआत में टैक्स जो है वो बढ़ता चला जाता है 10%, उसके बाद 20, उसके बाद 30, इसके बाद सरकार के द्वारा एक सुपर टैक्स लगाया जाता है, सुपर टैक्स। और ये टैक्स जो है 1 करोड़ से जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर टैक्स। लेकिन ये टैक्स का रेट जो है इस टैक्स की तुलना में 10%, 20% की जो बढ़ता चला जाए उसकी तुलना में कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इंडिया में जो टैक्स की जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। शुरू में तो बढ़ता है फिर वो घटने लगता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और आप
अपना फीडबैक भी दें, कमेंट करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होता रहा, इसीलिए हमको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।